आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान पर चर्चा करेंगे। अमेरिकी संविधान के प्रमुख स्रोत क्या हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, इस संविधान का क्या महत्व है, इन सब बिंदुओं पर हम सिलसिलेवार चर्चा करेंगे। समझने का प्रयास करेंगे कि दुनिया की जो महाशक्ति है अमेरिका, उसके संविधान के प्रमुख स्रोत क्या रहे हैं, उसकी क्या विशेषताएं रही हैं। इन सब बातों पर चर्चा करने से पहले मुनरो का एक कथन है, यद्यपि संविधान का निर्माण सन 1787 में हुआ है, किंतु यह इन गुजरे हुए वर्षों में लगातार परिवर्तित, विकसित व विस्तृत हुआ है और संविधान स्वयं को नई परिस्थितियों के अनुसार ढालता रहा है। ये मुनरो ने कही थी, द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, ये पुस्तक थी, उसमें उन्होंने ये बात कही थी। अमेरिकी संविधान पर हम आए उससे पहले एक सामान्य परिचय पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए। सन 1492 ईस्वी में कोलंबस ने नई दुनिया, पढ़ा है हमने पहले, कोलंबस ने नई दुनिया यानी अमेरिका महाद्वीप की खोज की। कब? 1492 में, 1492 में कोलंबस ने नई दुनिया, जिसे हम अमेरिकी महाद्वीप कहते हैं, की खोज की और उसके बाद विभिन्न कारणों से संपूर्ण यूरोप के अलग अलग भागों के लोगों ने इस महाद्वीप के विभिन्न भागों में बसना शुरू किया। इसके साथ ही यूरोप के विभिन्न राज्यों ने इस महाद्वीप के विभिन्न प्रदेशों में अपने अपने उपनिवेश स्थापित करना भी शुरू कर दिया। यहाँ एक उल्लेखनीय है, ऐसे अनेक उपनिवेश में से ही वे 13 उपनिवेश थे जिन्होंने आगे चलकर वर्तमान संयुक्त राज्य अमेरिका नामक राज्य को जन्म दिया। यद्यपि ये 13 उपनिवेश राजनीतिक अस्तित्व की दृष्टि से अलग अलग थे, उनकी शासन व्यवस्थाओं में कुछ अंतर भी थे, किंतु उनमें अनेक समानताएं भी थी। जैसे इन सभी में ब्रिटेन का शासन था। इन 13 की बात कर रहा हूँ मैं, जिन्होंने अमेरिका नामक राज्य को जन्म दिया था बाद में। तो इनमें क्या समानताएं थी? पहली, ब्रिटेन का इनमें सब में शासन था। इनकी अधिकांश जनसंख्या अंग्रेजी जाति की थी। ये सभी उपनिवेश स्वशासन की आकांक्षा भी रखते थे। जनता की स्वशासन की मांग को सामूहिक रूप से ब्रिटिश सम्राट की सेवा में प्रस्तुत करने के उद्देश्य से इन उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने सन 1774 ईस्वी में प्रथम महासभा, जिसको हम कह सकते द फर्स्ट कांग्रेस, का आयोजन किया, किंतु सम्राट ने इनकी याचिका को ठुकरा दिया और इन उपनिवेशों की सरकारों ने अपने अपने उपनिवेशों की जनता के साथ कठोरता का व्यवहार किया। इस स्थिति में 10 मई 1775 ईस्वी को दूसरी महासभा, सेकंड कांग्रेस, को आमंत्रित किया गया और इस महासभा ने इन उपनिवेशों की नागरिक सेना का सर्वोच्च सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन को नियुक्त किया, किंतु ब्रिटेन के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सका। अतः 4 जुलाई 1776 ईस्वी को इन उपनिवेशों ने अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 4 जुलाई 1776। इन उपनिवेशों की सरकारी सेनाओं और नागरिक सेना के बीच लगभग 6 वर्ष तक युद्ध चला और अंत में 19 अक्टूबर 1781 को उपनिवेशों की सेनाओं पर नागरिक सेना की जीत हुई और ये उपनिवेश आज़ाद हो गए। युद्धकालीन एकता को बनाए रखने के उद्देश्य से इन उपनिवेशों ने मार्च 1781 ईस्वी में एक परिसंघ, जिसको हम कॉन्फेडरेशन की कह सकते हैं, की स्थापना की थी, किंतु इस परिसंघ की शासन व्यवस्था बहुत निर्बल एवं प्रभावहीन सिद्ध हुई। अतः एक नई शासन व्यवस्था की स्थापना के उद्देश्य से 25 मई 1787, ध्यान रखें इस बात को, 25 मई 1787 को फिलाडेल्फिया में एक संवैधानिक सम्मेलन आमंत्रित किया गया। इसके अध्यक्ष वाशिंगटन ही थे, जॉर्ज वाशिंगटन, जिसने एक लंबे वाद विवाद के बाद एक संविधान बनाया, जिसे परिसंघ के राज्यों, यानी जो भूतपूर्व 13 उपनिवेश थे, परिसंघ के राज्यों के आवश्यक अनुसमर्थन के बाद 4 मार्च 1789 ईस्वी को लागू किया गया। यही संविधान आज भी अमेरिका में सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। यानी 25 मई 1787 को फिलाडेल्फिया में संवैधानिक सम्मेलन आमंत्रित किया गया
जिसने एक लंबे वाद विवाद के बाद एक संविधान बनाया, और वो जो 13 उपनिवेश थे उनके अनुसमर्थन के बाद 4 मार्च 1789, कब? 4 मार्च 1789 ईस्वी को ये लागू हो गया, जो वर्तमान में अमेरिका का संविधान है। हालांकि इस मूल संविधान में 27 संशोधन से लगभग हो चुके हैं, और संयुक्त राज्य अमेरिका के घटक राज्यों की संख्या भी, वो जो उपनिवेश 13 थे वो बढ़कर आज 50 हो गई, यानी 50 इकाइयाँ वहाँ पर हैं, यानी प्रांत या राज्य हम जिनको कह सकते हैं। राजनीति विज्ञान की भाषा में हम इनको घटक राज्य या इकाई शब्द जो है वो ज़्यादा उपयुक्त है पॉलिटिकल साइंस की भाषा में। तो ये 50 इकाइयाँ यानी 50 राज्य आज वहाँ पर हैं। तो जो वर्तमान संविधान हम पढ़ेंगे समझेंगे, तो ये 4 मार्च 1789 ईस्वी को लागू हुआ था। अब ये कितने वर्ष हो गए, कितना समय बीत चुका है, तो आज भी ये संविधान सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण ये है कि इस मूल संविधान का विकास अमेरिकी राष्ट्र के विकास के साथ साथ आवश्यकता अनुसार होता रहा। शुरू में मुनरो की बात कहा था उन्होंने कि यद्यपि संविधान का निर्माण 1787 में हुआ, किंतु ये इन गुजरे हुए वर्षों में लगातार परिवर्तित, विकसित व विस्तृत हुआ है, और संविधान स्वयं को नई परिस्थितियों के अनुसार ढालता रहा है। अमेरिकी संविधान के इस गुण को स्पष्ट करते हुए जॉर्ज जी ब्रंज ने कहा है, ये गुजरे जमाने की जीवनपूर्ण वसीयत है और आज का एक जीवित और गतिशील आलेख है। इसके कई स्रोत हम मान सकते हैं अमेरिकी संविधान के, जैसे संवैधानिक संशोधन हैं, संविधियाँ, इंस्टीट्यूट्स हैं, कार्यपालिका की नीतियाँ व निर्णय हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय हैं, कुछ परंपराएं व प्रथाएं भी हैं। तो ये सब संविधान के स्रोत रहे हैं, और ये जो सभी तत्व हैं इन्होंने विभिन्न रूप व मात्रा में सहयोग दिया है, और समय समय पर इन्होंने अपने संविधान में परिवर्तन जो किया है वो बिल्कुल बहुत ही आवश्यकता के अनुसार और ध्यान में रखते हुए किया है। जैसे अभी स्रोत में जैसे संवैधानिक संशोधन है तो वो संविधान के विकास में अपना योगदान देते हैं। इंस्टीट्यूट्स हैं जो बनते रहते हैं समय समय पर, संविधियाँ, वो इस संविधान को मजबूत और उपयोगी बनाती हैं, इसकी प्रासंगिकता को बनाए रखती हैं। और फिर कार्यपालिका की वहाँ जो नीतियाँ हैं और निर्णय हैं उन्होंने भी इसकी उपादेयता और प्रासंगिकता में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। और सर्वोच्च न्यायालय ने भी वहाँ जो न्यायिक निर्णय दिए हैं वो उन्होंने भी इस संविधान की गतिशीलता को बनाए रखने में अपना योगदान दिया। और कुछ परंपराएं और प्रथाएं वहाँ की हैं। तो इतने वर्षों के बाद भी ये संविधान आज सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। तो इसके पीछे इन कुछ कारणों को हम देख सकते हैं। और इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि 1787 में निर्मित मूल अमेरिकी संविधान का राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुसार लगातार विकास हुआ है। यानी ये सब चीज़ें जो अपने स्रोत जो बताएं इन्होंने इसका लगातार विकास किया है, इसलिए वह सफलतापूर्वक कार्य करने में समर्थ दिखाई पड़ता है। मूल अमेरिकी संविधान का निर्माण कृषि प्रधान राष्ट्र के लिए किया गया था वैसे, किंतु ये राष्ट्र की औद्योगिक आवश्यकता अनुसार स्वयं को विकसित करने में सफल रहा। आज ये दुनिया की कितनी बड़ी औद्योगिक ताकत है। यानी जब मूल संविधान बना तो जो लक्ष्य था वो मूल कृषि प्रधान राष्ट्र को ध्यान में रख के किया गया, परंतु इसने अपने समय के साथ साथ और अपनी औद्योगिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और एक औद्योगिक राष्ट्र के रूप में भी ये विकसित हुआ है। वस्तुतः राष्ट्र में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार जनता के राजनीतिक चिंतन में जो परिवर्तन आए हैं उन्होंने संवैधानिक विकास द्वारा मूल संविधान के अंतर्गत अर्थ और भावनाओं को भी बहुत प्रभावित किया है। इस संविधान में निहित विकासशील प्रवृत्ति की ओर संकेत करते हुए मुनरो का एक कथन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मुनरो ने क्या कहा था? मुनरो का ये कथन है कि अमेरिकी संविधान स्थिर नहीं है, अमेरिकी संविधान स्थिर नहीं है अपितु गतिशील है। ये डार्विनवादी यानी विकासवादी है, न्यूटनवादी यानी शाश्वतवादी नहीं है। तो अमेरिका के संविधान के संबंध में मुनरो क्या कहते हैं? ये जो संविधान में जो निहित विकासशील जो प्रवृत्ति है उसकी, अमेरिका के संविधान की, जो हमने इसके स्रोतों के माध्यम से अभी थोड़ा सा समझने का प्रयास किया था, तो ये जो इसकी विकासशील प्रवृत्ति है उसकी ओर मुनरो का संकेत है। ये कथन मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। अमेरिका के संविधान में जो निहित विकासशील प्रवृत्तियाँ हैं उनको लेकर मुनरो क्या कहता है? मुनरो कहते हैं अमेरिकी संविधान स्थिर नहीं है अपितु गतिशील है।
ये डार्विनवादी है, न्यूटनवादी नहीं है। डार्विनवाद का यहाँ मतलब विकासवाद से है और न्यूटनवाद का मतलब यहाँ शाश्वतवाद से है। यानी ये डार्विनवादी है, न्यूटनवादी नहीं है। और जो हमारा अगला भाग होगा उसमें हम अमेरिका के संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।